हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 5 जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जीएस का मॉक है। और तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मेरे बारे में जानना है तो ये चीज़ देख लेना और यहाँ पे हमें फॉलो जरूर कर लेना टेलीग्राम पे। यहाँ पे फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज आर, स्थानिक प्रजातियां कौन सी होती हैं? तो स्थानिक प्रजातियों की अगर हम लोग बात करें तो स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जिसमें कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में होती हैं। पर्टिकुलर एरिया मतलब कि एक फिक्स जो एरिया है उसमें पाई जाने वाली स्पीसीज, उसमें चाहे पौधों की स्पीसीज हो यानी कि पेड़ों की, और चाहे स्पीसीज जानवरों की। तो ये दोनों जो एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? विश्व में वितरित पौधे और जानवर, ये नहीं। अगर विश्व में इसकी बात करें तो विश्व में वितरित पौधों को जो है कहा जाता है पेंडेमिक स्पीसीज। पेंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। लेकिन विश्व, दूसरा ऑप्शन है विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर व पौधे, मतलब कि यही आंसर जो है वो आपका सही है क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज, चाहे वो पौधों की हो चाहे जानवरों की, उन्हें क्या कहा जाता है? एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। और पौधों को क्या कहा जाता है? फ्लोरा, और इसे फोना, फ्लोरा और फोना के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लोरा और फोना की स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। और जो पूरे विश्व भर में वितरित होती है उन्हें पेंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर द पैडी क्रॉप, यानी कि जो धान की फसल है, धान की फसल धान की फसल के लिए जो है कौन सी सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो वो है लोमी सॉइल, ठीक है, लोमी सॉइल। और लोमी सॉइल जो होती है उसमें दोमट मिट्टी जिसे हिंदी में कहते हैं दोमट मृदा, इसमें ह्यूमस की मात्रा अच्छी होती है। ह्यूमस ह्यूमस यानी कि ह्यूमस की मात्रा अच्छी होती है। और इसमें जो है सैंड सैंड सिल्ट और क्ले के पार्टिकल होते हैं इसके अंदर। और जो लोमी सॉइल है इसमें एरिएशन जो है वो अच्छा होता है, जैसे कि जो जड़ों के पास आसानी से हवा पहुंचती रहे, तो मतलब इसमें एरिएशन भी सही होता है। और अगर बात करें एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मृदा? वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा यानी कि एल्यूवियल सॉइल, ऑलिवल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। और वो कितनी है? वो भी 40% एरिया में लगभग पाई जाती है। और एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। और दो प्रकार की होती है जिसमें एक है खादर और एक है बांगर। बांगर, ठीक है। खादर जो कि नई नई जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा जिसे कहते हैं मृदा। और बांगर मतलब कि पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक, पुरानी एल्यूवियल सॉइल। ये इसके दो पार्ट हैं। और ये जो एल्यूवियल सॉइल है ये कहाँ पे पाई जाती है? मैक्सिमम जो फुटेल ऑफ हिमालय, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है। और ये जो गंगा का मैदान है वहाँ पे भी पाई जाती है। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान मतलब कि जहाँ पे गंगा का जो है ड्रेनेज सिस्टम है पूरा। और अगर बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेंगुर, रेंगुर मिट्टी इसका दूसरा नाम है, रेंगुर सॉइल। और ये कपास उत्पादन के लिए कपास यानी कि कॉटन उत्पादन के लिए होती है। और ये कपास उत्पादन के लिए होती है और इसमें जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर के रिटेंशन की कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और इसमें क्या हो जाते हैं? क्रैक भी पड़ते हैं, तभी क्रैक भी
किस में मिलते हैं, कौन सी मिट्टी में, वो ब्लैक सॉइल में मिलते हैं। और अगर बात करें रेड सॉइल की, तो रेड सॉइल का रेड कलर आयरन कंटेंट की प्रेजेंट की वजह से होता है। और बात करें रेड सॉइल के बारे में, और तो रेड सॉइल में जो है मिर्च का उत्पादन और तंबाकू का उत्पादन और ऑयलसीड, इनका उत्पादन जो है इसमें होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोमी सॉइल जो है वो धान के लिए जो है बी इज द राइट आंसर। लोमी सॉइल किसके लिए, धान के लिए जो है सही है। और अगर बात करें राइस के बारे में थोड़ा, तो राइस के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये मनीला में है। मनीला जो कि क्या है, फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी है, मनीला में है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अगर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, तो ये कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में स्थित है। ओके, और ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एक बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और ये इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ द डिफरेंट सीजन, मतलब कि डिफरेंट सीजन जो होते हैं उसका क्या कारण है। सन रोटेट्स अराउंड द अर्थ, सन पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये कारण है। या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाना, ये कारण है। या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो रेवोल्यूशन है ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इसके कारण क्या होता है, डिफरेंट सीजन। जैसे कि सीजन जो होते हैं ना, जैसे कि विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु, विंटर, समर, ठीक है, और बारिश, ये सारे सीजन जो है, रेनी सीजन, ये सीजन क्यों होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो क्या सन का परिक्रमा लगाती है ना, जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया था कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, एंड जो पृथ्वी है उसका भी, या सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाना और रोटेट करना, इनमें क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, रेवोल्यूशन और रोटेशन में अंतर क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर तो बी हो जाएगा, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन से क्या होता है, डिफरेंट सीजन आते हैं। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, और यहाँ पे देख लेते हैं ये सन है, ठीक, ये सन है। अब इसकी रोशनी क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार, फिर देखते हैं कि जैसे कि ये इक्वेटर है, ये ऊपर कर्क रेखा है, नीचे क्या है, मकर रेखा है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा होगी 23.5 डिग्री साउथ, और 0 डिग्री पे क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। तो क्या होता है कि पूरी वर्ष भर, पूरी साल क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश इसके बीच ही में रहता है, यहाँ पे घूमता रहता है पूरा, कि या तो इस पे पड़ेगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे होता रहता है इसी के बीच में। तभी इसे क्या कहते हैं, इसी के बीच में पड़ता है, और इसको तभी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ITCZ, ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ट्रेड विंड भी यहीं पे चलती हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जो कि कन्वर्ज होके ऊपर उठ जाती हैं और फिर दूसरे सेल्स में चली जाती हैं, और यहीं पे 5 डिग्री पे डोलड्रम वाला पार्ट भी बनता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं परिक्रमा की। तो जो जैसे कि ये सन है, और सन अपनी एक्सिस पे क्या टिल्टेड है, कितनी डिग्री टिल्टेड है, ये टिल्टेड है ना अपने एक्सिस पे, ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब क्या है कि ये जो सन है, सन के अराउंड जो है वो घूमती है, ठीक है, सन के अराउंड घूमती है, जिससे कि क्या है, कभी ये वाला पार्ट जो है सामने रहता है, और कभी दूसरा, ऐसे करके क्या हो जाता है, ये सीजन चेंज होते जाते हैं हर जगह पे। और तो ये होता है क्या, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन,
और इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक। और एक होता है रोटेशन। रोटेशन क्या मतलब कि जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और पृथ्वी पे ये उसकी एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, और ये अपनी एक्सिस के अराउंड अगर घूम रही है, मतलब ये क्या है, ये रोटेशन, मतलब इसी एक्सिस के अराउंड जो है वो घूम रही है, क्योंकि टिल्टेड है तो ये घूम रही, तो इससे क्या होता है, रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात का जो है फिनोमेना होता है। दिन रात का किससे होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर क्वेश्चन आएगा कि दिन रात का फिनोमेना क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और अगर आएगा कि ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ फिर से, कि जैसे कि इक्वेटर पर जो डायरेक्ट लंबवत रोशनी सूरज की जो रोशनी है, वो इक्वेटर पर कब पड़ती है, ये मार्च में, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। तो 21 मार्च के बाद अप्रैल में उत्तरायण होगा, सूर्य मतलब कि उत्तर गोलार्ध में जाएगा। ये वाला जो इक्वेटर से ऊपर वाला गोलार्ध है उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ। ठीक है, इसे साउथ, मतलब कि जो उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में मार्च के बाद 21 मार्च को तो इक्वेटर पे आ गया, और मार्च के बाद अप्रैल, मार्च में यहाँ था, अप्रैल, मई और जून में जो है कर्क रेखा पर लंबवत आ जाता है सूरज की रोशनी। और फिर उसके बाद जस्ट फिर क्या होता है, जून के बाद मई जून, और जून के बाद फिर नीचे दक्षिणायन होने लगता है सूरज। तो दक्षिणायन होने के बाद ये जून, फिर जुलाई, अगस्त, और फिर सितंबर में 23 सितंबर के दिन फिर इक्वेटर पे आ जाता है लंबवत। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मकर रेखा पर चमकने लगता है सूरज। तो जिससे कि क्या होगा, अब सूरज की रोशनी जहाँ पे लंबवत पड़ेगी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जैसे कि दिसंबर में मकर रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और मकर रेखा जस्ट बीच से जाती है, किसकी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से जाती है। तभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 25 सितंबर का जो दिन है वो क्या मनाया जाता है, गर्मियों में, कि ऑब्वियस चीज़ है। और इसी से क्या होगा, और ये जब हो रहा है ना, तो ये घूम रही है पृथ्वी ना, उस वजह से हो रहा है। अब ये घूमेगी, फिर क्या होगा, ऊपर ये मान लो यहाँ पे आ गई, तो क्या हुआ, कर्क रेखा पे जो है लंबवत आ गई। यहाँ पे अगर पृथ्वी आ गई कर्क रेखा पर, ये लंबवत इसकी रोशनी पड़ने लगी, तो क्या हो गया, गर्मी का सीजन इंडिया में आएगा, क्योंकि इंडिया नॉर्थ गोलार्ध में। ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, ये इक्वेटर में फिर आ गई, और फिर यहाँ पे ये मकर रेखा में आ गई। तो ऐसी क्या है, ये सीजन जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज कंसिडर द अर्लीस्ट इंडियन टेक्स्ट ऑन म्यूजिक। मतलब कि जो म्यूजिक है, म्यूजिक के लिए सबसे पहला पार्ट कौन सा माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और पुरुषसूक्त सूत्र, ये चीजें जो है बताई जा रही हैं। तो इसमें जो है सामवेद। सामवेद जो क्या है, वो है आपका सही उत्तर, जो है वो कौन सा है, सामवेद। सामवेद है जो कि किसके लिए है, म्यूजिक, जो कि इंडियन टेक्स्ट ऑन म्यूजिक, मतलब कि म्यूजिक के लिए कौन सा है, सामवेद है। और सामवेद का उपवेद की अगर बात करें, सामवेद की उपवेद की, उपवेद क्या है सामवेद का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका गंधर्व 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 वेद है इसका, क्या, उपवेद। ठीक है। और इसे पढ़ने वाले पंडित को क्या कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले पंडित को कहते हैं उद्गात्री। उद्गात्री उद्गात्री इसके पंडित को कहते हैं। और पुरुषोक्ता मंडल, ये 10th मंडल है। 10th मंडल है किसका, ऋग्वेद का। ऋग्वेद का। और ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है अब हमारे इंडिया का, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। ठीक है। और ऋग्वेदिक जो पीरियड है उसमें जो एक है अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक काल, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद आते हैं। और ये जो तीनों वो हैं वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ये लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। ठीक है। तो ऋग्वेदिक क्या है, सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, और इसका इसमें मंडल है 10। उसमें जो 10th मंडल है पुरुषोक्ता मंडल। पुरुषोक्ता मंडल में दिया क्या गया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि जो वर्ण व्यवस्था है कौन से मंडल में दी गई, वो 10th मंडल में दी गई है। और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
और शूद्र, ये चार जो है वर्ड में बांटा गया है इंडियन सोसाइटी को। ठीक है। और अगर बात करें ऋग्वेद की उपवेद की, इसका उपवेद अगर पूछा जाए उपवेद कौन सा है, तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है। आयुर आयुर्वेद। ठीक है। और इसे पढ़ने वाले पंडित का नाम क्या है? पंडित का नाम क्या है जो इसे पढ़ेगा? उसका नाम है होत्री। उसका नाम है होत्री। ओके। तो ये हो गया ये। अगर बात करें यजुर्वेद की, बात कर लें तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या है? वर्शिप, वर्शिप और रिचुअल के बारे में बताया गया है। रिचुअल्स के बारे में क्या बताया गया है यजुर्वेद में जो है वो बताया गया है। और इसका उपवेद है, उपवेद है धनुर्वेद। धनुर धनुर्वेद, धनुर्वेद है। इसका उपवेद धनुर्वेद है। ओके। और अगर बात करें इसको पढ़ने वाले उसकी, पंडित की, तो इसको पढ़ने वाला पंडित है अधिवर्यु। अधिवर्यु। इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ, अधिवर्यु। ठीक है। इसको पढ़ने वाले पंडित का नाम है। ठीक है। और अर्थवेद, अर्थवेद का उपवेद है शिल्प वेद। ठीक है। यानी कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड कौन सा वेद है? वो अर्थवेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं और वेदों की बात चलो बाद में करते हैं और आगे। व्हाट इज द ग्रासलैंड, व्हाट आर द ग्रासलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका कोल्ड? मतलब कि साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? पंपा। ठीक है। और प्रेरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। और स्टेप्स कहा जाता है एशिया और यूरोप में, यूरोप में। और सवाना जो है वो कहाँ? अफ्रीका में, अफ्रीका में। ठीक है। और साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका की एक कंट्री है साउथ अफ्रीका। ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो है उसे वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड घास के मैदान। लेकिन ये ठंडे मतलब टेम्परेट रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन के हैं। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ये है सवाना, और ये टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण कटिबंधी का जो है घास के मैदान, उसे कहते हैं साउथ अफ्रीका में है वेल्ड। और अगर उसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स, डाउन्स। कहाँ पे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और कैंटेबरी की बात करें, कैंटेबरी, कैंटेबरी, तो ये न्यूजीलैंड में कहा जाता है। और ठीक है। और अगर बात करें तो ये हो गया इसका सी इज द राइट आंसर। ठीक। और जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका में है ना, तो साउथ अमेरिका में, अमेरिका में और घास के मैदान है जिसे कहा जाता है लानोस, लानोस और कंपोज। ये भी कहाँ पे है? ये भी साउथ अफ्रीका के घास के मैदान हैं, कंपोज। ओके। कैंपोज और लानोस और पंपास भी साउथ अमेरिका के हैं। और अगर बात करें साउथ अमेरिका में एक शहर है ब्राज़ील, जो कि यहाँ इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा क्या है? कंट्री है, किसका? साउथ अमेरिका का। और इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। और यहाँ पे क्या है? अमेज़न रिवर है, अमेज़न रिवर है, जो कि क्या है? अमेज़न रिवर है। और उसके आसपास जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसे अमेज़न फॉरेस्ट कहते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट कहते हैं। और अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड दूसरा नाम दिया है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं। और ब्राज़ील और जो अमेज़न रिवर है इसका, यह विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की, यह है जो है विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जल ग्रहण, जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, क्षेत्र वाली नदी है। ओके। और ब्राज़ील अमेज़न रिवर है, इस पे कोई भी पुल नहीं है। और जो अमेज़न रिवर है इसकी जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं जो पूछी जाती है, ट्रिब्यूटरी,
ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो हैं उसमें है जापुरा, जापुरा, ठीक है, और तपाजूस, तपाजूस, ठीक है। ये कौन है, ये इसकी ट्रिब्यूटरियाँ हैं कुछ। अगर बात करें यूएसए, नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में जो है, नॉर्थ अमेरिका में मेनली 7 लैटिन कंट्री हैं, और उसके बाद 3 जो है मेजर कंट्री हैं। तो मेजर कंट्री में जैसे कि कनाडा है, कनाडा, और अमेरिका, यूएसए, और मैक्सिको, ठीक है। तो कनाडा की राजधानी तो ओटावा, इसकी वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की। तो कनाडा और यूएसए के सीमा 49 डिग्री समांतर पैरेलल रेखा पर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत कि जो कनाडा है, कनाडा और यूएसए की जो सीमा का निर्धारण है वो कौन करता है, वो 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा करती है। क्योंकि जो पृथ्वी है उस पर जो लेटी हुई लाइन है उन्हें अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, लेटी हुई जो भी लाइनें हैं, और जो खड़ी लाइनें हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये जो 49वीं नंबर की है वो कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर का निर्धारण करती है। और 49 डिग्री जो समांतर रेखा है इस पे ग्रेट लेक्स भी हैं, ग्रेट लेक्स जो कि कितनी है, 5 टोटल लेक्स हैं, जिसमें कि कौन कौन सी हैं, एक सुपीरियर है, सुपीरियर, सुपीरियर जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील, ठीक है। और सुपीरियर, उसके बाद इरी, इरी, ओंटोरियो, ओंटोरियो, मिशिगन, 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 और ह्यूरोन, ह्यूरोन। तो ये जो 5 झीलें हैं ये ग्रेट लेक्स कहाँ पे हैं, ये इसकी सीमा पर है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। जिसमें कि जो मिशिगन झील है ये पूर्णतः यूएसए में है, और जो ये चारों झीलें हैं ये आधी कनाडा में है, आधी यूएसए में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच कमेटी वाज सेटअप बाय द सेंटर, हिंदी में देखते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य की आवश्यकता को देखने के लिए केंद्र द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी, जिसने राज्य के गैर विभाजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मतलब कि जो ऐसी कमेटी कौन सी थी जिसने आंध्र प्रदेश जो है उसको ना विभाजित होने के लिए जो है वो सलाह दी थी, सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। तो वो कौन सी कमेटी है, वो है श्री कृष्णा कमेटी। और आंध्र प्रदेश से जो है, आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना है वो अलग कब हुआ था, अलग कब हुआ था, हुआ था 2 जून 2014 के दिन जो है वो क्या हुआ था, ये अलग हुआ था तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है अलग हुआ था। और तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में सलारजंग म्यूजियम भी है, सलारजंग म्यूजियम। और हैदराबाद में ही हुसैन सागर लेक भी है, हुसैन सागर लेक है। और हैदराबाद में एनटीआर गार्डन भी है, ठीक है। तो ये हो गया 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य जो है बना था। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है 1953 में पहली स्टेट जो लैंग्वेज के आधार पर बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी कब आई थी, 1953 में, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। और उसकी बात करें अगर पंची आयोग की, पंची आयोग की बात करें तो पंची आयोग जो कब था, पंची आयोग जो है वो 2007 में बैठा था। वो किसके लिए था, वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कौन सा आयोग था, पंची आयोग 2007 में बैठा था। और सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए एक और आयोग था जो कि 1983 में बैठा था, जिसका नाम था सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन या आयोग, ठीक है। और अगर बात करें भगवती कमेटी की, जो सेबी में रिफॉर्म के लिए जिसने बात की थी उसे क्या कहते थे, वो कौन सी कमेटी थी, वो भगवती कमेटी थी। और सेबी जो है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया, और ये बना कब था? 1988 में, और इसे फुल फ्लैज स्टेटस 1992 में बना था। और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में। और सेबी जो है, सेबी क्या है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। और सेबी जो है और सेबी के बारे में और क्या बताना है? चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई है। और ये क्या, सेकेंडरी जो मार्केट है उसे उसे क्या रेगुलेट करता है? सेकेंडरी मार्केट, या जिसे क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, या जिसे शेयर मार्केट कहते हैं, उसके लिए क्या है, ये जो है वो है। ठीक है। अब फिर दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया भगवती कमेटी के बारे में। और दांडेकर कमेटी किसके लिए थी? दांडेकर कमेटी जो गरीबी उन्मूलन के लिए थी, गरीबी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट करेक्ट। मतलब कि निम्न आर्थिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आर्थिक विकास के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। जैसे कि अगर आरबीआई है, जो आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कैसे कहते हैं, आरबीआई या बैंकर्स बैंक कहते हैं। आरबीआई जो है अगर लो रेट पे बैंकों को पैसा देगा, तो बैंक क्या देंगी, बैंक लोगों को दे दी, देंगी किस पे, लो रेट पे ही पैसा देंगी। और लोगों को पैसा देंगी तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो मतलब लोगों को काम मिलेगा, मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो लोग काम करेंगे, तभी तो वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों को काम भी मिलेगा, तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इसके मतलब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है कि इट लीड्स टू इंक्रीज द आउटपुट, ये आउटपुट बढ़ाने में जो है वृद्धि करता है, ये भी सही है। मतलब कि इसमें नोट पूछ रहा है ना, तो इट लीड्स टू ए इंक्रीज इन द आउटपुट, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद इट कैन बी मेजर्ड एज एन इंक्रीज इन द जीडीपी बिटवीन द टू पीरियड, इसमें दो अवधियों में जीडीपी वृद्धि के रूप में मापा जाता है, तो ये तो गलत है। फिर इट इंडिकेट इंक्रीज द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया तो क्या वेल्थ तो क्रिएट होगी। और फिर इट इंक्रीज इट रिजल्ट इन द स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब कि इसमें स्ट्रक्चर, यहाँ संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमाणित होता है, ये भी सही है। मतलब कि तीनों ऑप्शन ये सही हैं और बी ऑप्शन गलत है, और यही हमसे पूछ रहा था, तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना तो 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई जो है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई एक्ट कौन सा था, एक्ट था 1934 का। आरबीआई किस कमीशन के अकॉर्डिंग बना था, वो हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की वजह से हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है आरबीआई का, ये मुंबई में है, मुंबई में है। और पहले हेडक्वार्टर कोलकाता था जब बनी थी, और वो कब 1937 में मुंबई पहुंचा दिया गया। और आरबीआई का लोगो टाइगर अंडर पाम ट्री है। और आरबीआई के बारे में अगर और देखें तो इसका नाम क्या है, बैंकर्स बैंक है, बैंकर्स बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो ये आरबीआई है। और आरबीआई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी देता है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति देता है। और मौद्रिक पॉलिसी में, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी देती कौन है, आरबीआई देती है। लेकिन इसको देने के लिए कौन सी कमेटी होती है, मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसमें कि 6 लोग होते हैं, 6 में 3 आरबीआई से होते हैं, और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो आरबीआई जो है बैंकों को अगर लो रेट पे पैसा देगा, तो बैंक भी लो रेट पे लोगों को देंगे, और लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट में लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एक, और क्या करेंगे, अगर लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ खरीदेंगे, यानी कि डिमांड जो है, डिमांड पुल करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो वो खर्चेंगे तो कुछ चीज़ें खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा,
महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ महंगाई भी बढ़ती है। ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए। और ये लो रेट की पॉलिसी है, इसे क्या कहते हैं, लूज मनी पॉलिसी भी कहते हैं, लूज मनी पॉलिसी। ये आरबीआई द्वारा चलाई जाती है लूज मनी पॉलिसी। और इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है, 2 ± 4%। इससे ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हुई तो क्या करेगा आरबीआई जो है वो टाइट मनी पॉलिसी लाएगा, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई कर देगा, जिससे कि बैंक को पैसे कम मिलेंगे और बैंक लोगों को कम देगी, लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, कम खर्चा करेंगे। तो ये क्या है, इकोनॉमिक मीजर हैं जिससे कि महंगाई को कंट्रोल करती है आरबीआई, टाइट, ठीक, टाइट मनी पॉलिसी। ठीक है, बस अब बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल डेफिसिट इज, मतलब कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो किसे कहते हैं, ये चीज ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट में सबसे पहली चीज क्या है कि जो फिजिकल डेफिसिट है मतलब कि गवर्नमेंट का घाटा, ऐसे याद रखें कि फिजिकल डेफिसिट मतलब कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, मतलब इनकम से जो है खर्चा ज़्यादा है, ये चीज़ क्या है, ये फिजिकल डेफिसिट है, ऐसे मान लें। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें फिजिकल डेफिसिट की, तो फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, यानी कि राजकोषीय घाटा जिसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा। तो इसमें टोटल टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, रिसिप्ट रिसिप्ट, ठीक है। ये क्या है, ये है फिजिकल डेफिसिट। और इसमें एक्सक्लूड यानी कि जो बोरोइंग है, मतलब जो उधार लिया है पैसा वो हटा के हैं, एक्सक्लूड बोरोइंग, ठीक, फिजिकल डेफिसिट। और अगर बात करें एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट में से जो भी फिजिकल डेफिसिट है, मतलब कि ये वाला फिजिकल डेफिसिट है कि टोटल जो इनकम है, टोटल जो खर्चा है वो ज़्यादा है किससे, रिसिप्ट से, ठीक है, वही तो फिजिकल डेफिसिट है कि कितना घाटा हो गया तुम्हें गवर्नमेंट को। अब जो प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट यानी कि ये माइनस, इसमें क्या कर दें, जो उधार लिया उसका क्या इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें, तो माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक, प्राथमिक घाटा। ये क्या है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, कोषीय घाटा। अब इसमें अगर लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी डेफिसिट को, प्राइमरी डेफिसिट पीडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर प्राइमरी डेफिसिट से ये प्लस जोड़ दें, ये इधर आ जाएगा ना, तो इधर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। तो इसे भी क्या कह सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट कह सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट में अगर जोड़ देंगे हम लोग क्या, इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शंस क्या है, पहला है यही ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन क्या है, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ये प्राइमरी डेफिसिट इनटू प्लस इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, वो हम लोगों ने समझ लिया। और बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग, मतलब कि क्या है, बजट डेफिसिट भी होता क्या है, बजट जो है, बजट का डेफिसिट होता क्या है, मतलब कि बजट का मतलब क्या होता है, बजट घाटा। ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये भी क्या होता है, बजट डेफिसिट। और उसमें गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग को इंक्लूड कर दिया गया, तो ये भी क्या होगा, अल्टीमेटली फिजिकल डेफिसिट। और फिर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, मतलब कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट दोनों जोड़ के क्या हो गया, टोटल रिसिप्ट हो गई। मतलब कि टोटल रिसिप्ट मतलब कि जो कमाई है टोटल, एक तो रेवेन्यू से होती है, कैपिटल से होती है, तो ये टोटल रिसिप्ट हो गई। और माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें भी क्या इंक्लूड होगा, इसी इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तभी तो ये बनेगा, ऐसी इन दोनों को मिला के ये बन गया। और प्लस
ये क्या हो गया, तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट, मतलब कि ये भी ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें डी ऑप्शन जो है सही हो गया, मतलब कि ये सारी जो डेफिनेशन या फॉर्मूला हैं ये सारे फिजिकल डेफिसिट के हैं। और अगर बात करें एक इस चीज को समझने में अगर दिक्कत हो रही, तो जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम, इनकम है, ठीक है, और क्या होगा उसका खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब यानी कि खर्चा, ये कमाई है और खर्चा है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके से कमाती है और दो तरीके से खर्चा करती है। ओके। अब इनकम को कहते हैं रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट, मतलब जो भी प्राप्तियां हैं, रिसिप्ट क्या कहते हैं, रिसिप्ट जो भी प्राप्तियां हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं प्राप्तियां, हिंदी में प्राप्तियां। और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, खर्चा कहते हैं एक्सपेंडिचर, ये तो वही लिखा है। अब जो इनकम है, गवर्नमेंट की जो इनकम है यानी कि रिसिट है, रिसिट यानी कि प्राप्तियां, तो ये दो प्रकार से होती हैं। मतलब कि कमाई का जरिया क्या क्या होता है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, मतलब एक रेवेन्यू के द्वारा जो रिसिप्ट मतलब कमाई हुई है, और एक होती है कैपिटल, कैपिटल के द्वारा जो कमाई हुई है, रेवेन्यू रिसिप्ट। एक कैपिटल रिसिप्ट, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, दो प्रकार की कमाई होगी। इसी तरीके से खर्चा भी, जो खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार से होगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि एक जो है रेवेन्यू के रूप में खर्चा करेंगे, और एक कोई कैपिटल, कैपिटल का मतलब जहाँ पे पैसा खर्चा है, यानी कि एसेट क्रिएशन की बात हो, जहाँ पे क्या होता है वो कैपिटल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जो अद्वैत दर्शन के प्रणेता कौन है, अद्वैता फिलोसफी के प्रणेता, तो ये हैं शंकराचार्य। अद्वैता फिलोसफी क्या होती है, जिसमें कि अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, जानना, और अपनी सोल को, अपनी सोल को मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति, प्राप्ति, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या रहता है इसमें, अल्टीमेट गोल क्या होता है कि अपनी सोल को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ओके। तो ये है अल्टीमेट गोल, तो ये किसने दिया था, शंकराचार्य ने। और रामानुजाचार्य ने क्या दिया था, विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, ये किसने दिया था, ये दिया था रामानुजाचार्य ने। और वासुमित्रा जो है, ये फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, यानी कि बौद्ध संगति, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, बौद्ध संगति, और जो कि कहाँ पे हुई थी, कुंडल वनम, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे हुई थी। और कराई किसने थी, कनिष्क ने जो है वो कराई थी। और इसमें जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वासुमित्रा वाज द चेयरमैन। एंड वाइस चेयरमैन कौन थे, वाइस चेयरमैन थे अश्व घोष, अश्व घोष, ठीक है। तो ये बौद्ध संगति जो हुई थी उसमें ये क्या थे, ये थे, अ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सी इज द राइट आंसर। और जो नागार्जुन है ये हीनयान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से मतलब जो कथन है उन पे विचार करना है और कौन से सही है ये बताना है। तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें क्या है, एनिमल एनिमल जो वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है वो स्टेब्लिश अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये तो ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है जो वो 1960 में बनाया गया था, वो भी बनाया गया था प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं, तो मतलब एक तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर है दूसरा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मतलब कि एनटीसीए, एनटीसीए स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो मतलब ये तो ऑप्शन सही है, हाँ स्टैच्यूटरी बॉडी है। और ये अंतर्गत कब बनाई गई थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 का है,
उसके अकॉर्डिंग क्या बनाया गया था, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और फिर है नेक्स्ट, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, चेयर मतलब उसे जो है अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है, मतलब कि 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। तो और बात करते हैं अगर ठीक है, अब इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं। मान लो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था, इसमें क्या है, 4 शेड्यूल दी गई हैं, ठीक है। और इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। और भारत में जो है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, वो 1973 में आया था, और इंदिरा गांधी जी ने ये लागू किया था। और अगर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और देख लें, जैसे प्रोजेक्ट घड़ियाल देख लें, प्रोजेक्ट घड़ियाल 1975 में आया था। प्रोजेक्ट अगर एलिफेंट में देखें, प्रोजेक्ट एलिफेंट एलिफेंट तो ये 1992 में आया था। और फॉरेस्ट पॉलिसी अगर बात करें, फॉरेस्ट पॉलिसी वो 1980 में आई थी। और टाइगर डे की बात करें तो 29 जुलाई क्या है, टाइगर डे। और एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है। और 12 अगस्त के ही दिन क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, जो कि विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। और अगर बात करें, ठीक है इतना ही रखते हैं, तो इसमें आंसर होगा 2 और 3 जो कि सही उत्तर हैं, एक ऑप्शन गलत है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1919 का एक्ट था, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते थे, जिसमें मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था और चेम्सफोर्ड वो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय था। और इसमें क्या किया गया था कि जो पावर है ना, पावर उसे डिवाइड किया जाता है, डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें कि ट्रांसफर और रिजर्व पावर में बांट दिया था। जो रिजर्व पावर वो गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय ने रख ली थी अपने पास, और जो ट्रांसफर है वो किसे दे दी थी, इंडियन को दे दी थी। और इंडियन को इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से थे, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे हेल्थ, ये सारे किसे दे दिए थे, इंडियन को। और गवर्नर जनरल ने अपने पास रख लिए थे, जैसे कि कम्युनिकेशन, रेवेन्यू, डिफेंस, मतलब कि जो भी फायदा हो रहा है, रेवेन्यू, डिफेंस, ये किसने ले लिए थे, ये गवर्नर जनरल ने अपने पास रख लिए थे। मतलब इन्हें खराब दे दी थी इंडियन को, और अपने पास जो भी मेन सब्जेक्ट हैं वो रख लिए, मेन डिपार्टमेंट वो उन्होंने ले लिए थे। तो ये कब आया था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के तहत ये डायरकी लागू हुई थी। कहाँ पे, प्रोविंसेस में, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, ठीक, 1919 के एक्ट में, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। और जो डायरकी अगर सेंटर में अगर डायरकी बात करें, तो वो 1935 के अधिनियम के द्वारा लगी थी, सेंटर डायरकी, ठीक है। और ऑटोनॉमी, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ऑटोनॉमी मिल गई थी किन्हें, प्रोविंसेस को जो है ऑटोनॉमी मिल गई थी, किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका 75% पार्ट, यानी कि 3/4 पार्ट लगभग कहाँ से लिया है, हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, इसे कहा था न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, मतलब कि गुलामी के लिए नया रूल, ओके। और अगर बात करें 1909 के एक्ट की, ठीक है, तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले और मिंटो
रिफॉर्म भी कहते हैं। तो मॉर्ले इसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, और जो मिंटो है गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय। और इस समय इसमें हुआ क्या था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि हिंदू जो लोग हैं वो हिंदू को वोटिंग करेंगे, और इंग्लिश जो हिंदू मुस्लिम वाले मुस्लिम को, मतलब कि सेपरेट कर दिया था इलेक्शन को, इलेक्टोरेट को। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की अगर बात करें तो इसमें बजट का जो डिस्कशन सबसे पहली बार कब किया गया था, जो है वो 1892 के एक्ट में किया गया था। और बजट जो वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लगा है, उसकी जगह क्या लिखा है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो कि आर्टिकल नंबर 112 में है अभी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 में बजट की जगह बजट वर्ड नहीं लिखा है, ऑल इंडिया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। और उसकी बात करें अगर 1892 के बारे में, तो ये बजट डिस्कशन सबसे पहले हुआ था कब, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के टाइम पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक जो है रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई। तो रत्नावली जो पुस्तक है वो लिखी गई हर्षवर्धन के द्वारा। और हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका प्रियदर्शिका ठीक है, और प्रियदर्शिका, नागानंद नागनंद और रत्नावली, ये किसने लिखी है, ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन ने लिखी हैं। और हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोइट है वो कौन है, बाण भट्ट जो है किसका पोइट है, ये इसका हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट है। और बाण भट्ट ने हर्ष 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 चरित्र बुक जो है वो लिखी है। और बाण भट्ट ने कादम्बरी भी पुस्तक लिखी है, कादम्बरी कादम्बरी भी पुस्तक किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। और अगर बात करें तुलसीदास ने, तो इन्होंने अवधी भाषा में, अवधी में रामचरित मानस लिखी है, रामचरित मानस जो है वो किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है। कालिदास जिसे क्या कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और कालिदास ने मेघदूत मेघदूत ऋतुसंहार ऋतुसंहार ठीक, ये सारी बुक किसने लिखी हैं, और ये कालिदास ने लिखी हैं, मेघदूत, ऋतुसार और कुमार संभव। ठीक है, ये सारी बुकें किसने लिखी हैं, ये कालिदास जी ने लिखी हैं। और अगर बात करें, ठीक है, तो ये हो गया। और प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद ने गोदान जो है किसने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है। नमक का दरोगा किसने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है। और अगर बात करें रामायण की, रामायण तो रामायण जो है वो किसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है, वाल्मीकि। और जो साउथ की रामायण है वो किसने लिखी है, साउथ की रामायण किसने लिखी है, कम्बन ने लिखी है, कम्बन ने लिखी है। और अगर बात करें रामायण की हो गई, और अगर इसका पर्शियन वर्जन देखें, रामायण को पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया था, पर्शियन लैंग्वेज में, तो ये बदौनी ने किया था, बदायूनी ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसमें हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डेथ year cannot be employed in the work any factory under the article 24 of the Indian Constitution। तो डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी कारखाने में काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये जो आर्टिकल 24 में क्या दिया है कि कितने एज से कम बच्चे को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है, तो वो है 14 साल के बच्चों को, 14 साल से कम बच्चे को नहीं, वो मना करता है आर्टिकल नंबर 24। और आर्टिकल नंबर जो 24 है, आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 23, ये दोनों कहाँ पे दिए हैं, ये है अगेंस्ट, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हम लोगों के, शोषण के शोषण के विरुद्ध
अधिकार उसमें ये दिया गया है। ठीक है। और आर्टिकल 24 में तो ये है, और 23 में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाई गई है। और फोर्स्ड लेबर फोर्स्ड लेबर और बैगिंग पे, इस पे रोक लगाई है। कौन से आर्टिकल नंबर 23 में। और ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये हम लोगों ने यूएसए से लिए हैं। और फंडामेंटल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट हम लोगों ने यूएसए लिए हैं। और फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक दिए हुए हैं। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला पार्ट है, जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कहा था भीमराव अम्बेडकर जी ने ये चीज कही थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कमर्शियल बैंक्स लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देती हैं। तो जो बैंक्स होते हैं ना, जो बैंक्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक पीएसएल होता है, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो कि कितना होता है 40%। मतलब कि ये है कि जो बैंक हैं वो लोन देंगी तो प्रायोरिटी कौन से सेक्टर को देंगी, तो उसमें 40% पैसा होता है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर वाले लैंडिंग को देंगी। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन आता है, उसमें आता है एग्रीकल्चर एंड कल्चर। ठीक है। और आता है माइक्रो माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई। ठीक है। मतलब एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। ठीक। और जो भी डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी है उनको। तो ये है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो है एरिया, जिसमें कि बैंकों को 40% देना पड़ता है लोन। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कौन से सेक्टर आते हैं, तो उसमें आते हैं बी, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री फॉरेन कंपनीज नहीं है, ये एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और इसमें जो है 40% में जो है एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा देते हैं, और फिर माइक्रो इंटरप्राइजेस को, और फिर एजुकेशन को, और उसके बाद और भी। तो ये पीएसएल में 40% रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नामधारी नेता बाबा राम सिंह किसके शिष्य थे। तो ये बालक सिंह के शिष्य थे। और नामधारी मूवमेंट ये सिखिज्म से रिलेटेड है, सिखिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, जिनका ओरिजिनल नाम क्या है, मूल शंकर। मूल शंकर इनका क्या है, नाम है ओरिजिनल। और दयानंद सरस्वती, जिन्होंने स्वराज वर्ड जो है दिया किसने है, दयानंद सरस्वती। और इन्होंने जो है एक स्लोगन दिया, गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदा, मतलब वेदों की तरफ लौटो। गो बैक टू वेदा। और इन्होंने कहा इंडिया फॉर इंडियन। इंडिया इंडिया फॉर इंडियन। इंडिया फॉर इंडियन। ठीक है। और इन्होंने कहा है इंडिया फॉर इंडियन, गो बैक टू वेदास, ये दोनों किसने बताया था, दयानंद सरस्वती ने बताया था। और इनका ओरिजिनल नाम मूलशंकर है। और इन्होंने बुक्स लिखी हैं कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका। ये सारी पुस्तक किनकी हैं, ये सारी दयानंद दयानंद सरस्वती की हैं। और अगर बात करें इंडिया फॉर इंडियन बुक, एक बुक है इंडिया फॉर इंडियन। इंडिया फॉर इंडियन, इंडियन इंडिया फॉर इंडियन जो बुक है, ये किसने लिखी है, ये सी आर दास ने लिखी है। सी आर दास, जो कि स्वराज पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। ठीक है।
और अगर बात करें फिर राजा राममोहन राय के बारे में अगर देख लेते हैं, तो राजा का टाइटल इन्हें किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। अकबर अकबर सेकंड ने इन्हें टाइटल दिया। इन्हें कहते हैं मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसने कहा था मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और अपनी बुक जो थी इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां यानी कि पुनर्जन्म के पिता भी कहते हैं। और इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने में मदद की थी, और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को मदद करने खत्म करने में और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने में भी इन्होंने क्या की थी? हेल्प की थी। और अगर नरेंद्र देव की बात करें, आचार्य नरेंद्र देव, ये कौन थे? इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी, ठीक है, जो कि कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी जो है वो बनाई थी किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने। और विनोबा भावे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह सत्याग्रह किया था, और पहले व्यक्ति बने जो इसके तहत क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह कब था? 1941 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अजंता केव इंक्लूडेड पेंटिंग एंड स्कल्पचर रिलेटेड टू, जो अजंता केव है जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र में है जो अजंता केव्स हैं वो कितनी केव्स हैं? 30 केव्स हैं, और पूरी क्या है? बुद्धिस्ट केव है। और ये इसमें लिखा है क्या? जातक टेल्स। जातक टेल्स का मतलब जो बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान का प्रीवियस बर्थ के बारे में लिखा है। भगवान के भगवान के प्रीवियस प्रीवियस बर्थ के बारे में लिखा है। ओके, और जो अगर बात करें, एक है अजंता और एक है एलोरा केव। एलोरा ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इनमें 34 केव्स हैं, जिसमें कि 17 केव्स हिंदू के लिए हैं, 12 केव बुद्धिज्म के लिए हैं, और 5 केव जैनिज्म के लिए हैं। ओके, और ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। और करें महाराष्ट्र की अगर बात, तो महाराष्ट्र में एक लोनार लेक भी है। लोनार लेक जो कि क्या है? एक मेटेरिटिक लेक यानी कि एस्ट्रॉयड से बनी हुई लेक है। ठीक, लोनार लेक जो कि कहाँ पे है? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। ओके, और अगर बात करें मुगल पीरियड के बारे में, तो मुगल का पीरियड जब बाबर की एंट्री हुई थी भारत में 1526 में, तब से लेके 1857 तक रहा है, जिसमें कि मेनली 1707 तक रहा है। 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद इसका डिक्लाइन होना चालू हो गया मुगल पीरियड का। ओके, और बहादुर शाह जफर ये हमारे 1857 की क्रांति में लड़ने वाले मुगल की तरफ से राजा थे। और पंचतंत्र टेल्स की बात करें अगर ए ऑप्शन के बारे में, तो ये विष्णु शर्मा की ये कहानियां हैं। शर्मा, ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई इन्फ्लेशन combined with the high unemployment and stagnant demand is called। मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी और स्थिर मांग को क्या कहते हैं? ये चीज पूछ रहा है। तो ये कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अब जो स्टैगफ्लेशन है इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा इन्फ्लेशन, ये दोनों साथ साथ हो गए, और इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे? जो जीडीपी है, जीडीपी जो है वो डाउन जाएगी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी मतलब जीडीपी डाउन जाएगी कंट्री की।
और इसके बाद जो रिसेशन इन द मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनमें कमी यानी कि रिसेशन की कंडीशन हो जाएगी। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा पॉलिसी लाई जाती है उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही से हो रहा है, तो ये चीज़ें सब इसके इफेक्ट हैं स्टैग्फ्लेशन के। तो डी इज द राइट, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं एंग्लो, ईयर ऑफ द ट्रिटी ऑफ सालवाई साइन टू मराठा एम्पायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सालवाई की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर कि ट्रिटी ऑफ सालवाई, जो कि फर्स्ट एंग्लो 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 मराठा वॉर के तहत हुई थी। और ये हुई कब थी? 1775 से 1782 में। ठीक है। और जो एंग्लो मराठा वार है वो तीन हुई हैं, तो सेकंड जो है वो कब हुई थी? 1803 से 1805 में हुई थी सेकंड। और थर्ड कब हुई थी? थर्ड हुई थी 1817 से 1818 में ये हुई थी। तो ये तीन जो है एंग्लो मराठा वॉर में थी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट खत्म हो गया। तो अगर वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमें लाइक करें मेरे वीडियो को, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। धन्यवाद।